Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 15th May 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of April 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures, and we request you all to join our WhatsApp group through the link given in the description section for more updated study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is titled Second Dose of Economic Booster, and this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. So देखते हैं इस आर्टिकल में क्या लिखा गया है। तो कल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने फिर से सेकेंड डोज ऑफ बूस्टर अनाउंस किया फॉर इंडियन इकोनॉमी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने टू हिज एड्रेस टू द नेशन अनाउंस किया था एक नया इनिशिएटिव जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसमें उन्होंने कहा था दैट देयर विल बी मैसिव इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द इंडियन इकोनॉमी, देयर विल बी मैसिव कैपिटल इन्फ्यूजन अप टू ₹20 lakh crore in the Indian economy in order to revive the Indian economy after negative impact on the economy because of lockdown because of COVID-19. तो द फर्स्ट डोज ऑफ द इकोनॉमिक बूस्टर वाज अनाउंस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑन वेंसडे, जिसको हम ऑलरेडी कल के अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस कर चुके हैं। एंड येस्टरडे सी अनाउंस सेकेंड डोज ऑफ इकोनॉमिक बूस्टर टू द इंडियन इकोनॉमी, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। सो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसके अंदर लगभग 20 लाख करोड़ कैपिटल इन्फ्यूजन का प्रॉमिस किया है भारत सरकार ने इन ऑर्डर टू बूस्ट इंडियन इकोनॉमी, जिसमें से लगभग 9.74 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर चुकी थी भारत सरकार या आरबीआई, जिसको कल हमने देखा था। The monetary stimulus given by RBI right from February and then in March in order to boost Indian economy. उसके अलावा कई सारे फिजिकल स्टिमुलस जिसको नाम दिया गया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उन सब का अगर वॉल्यूम मिला लिया जाए तो वो था लगभग 9.74 लाख करोड़। वो अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका था। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश को एड्रेस किया ऑन मंडे नाइट, जिसमें उन्होंने बताया कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन इकोनॉमी, ओवरऑल कैपिटल इन्फ्यूजन इन द इंडियन इकोनॉमी विल बी इन ट्यून ऑफ 20 लाख करोड़। तो लगभग 10 लाख करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन और होना बाकी था। और वेंसडे को जब फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया द नेक्स्ट सेट ऑफ कैपिटल इन्फ्यूजन, उसमें उन्होंने लगभग 5.94 लाख करोड़ का प्लान बताया अबाउट कैपिटल इन्फ्यूजन टू द इंडियन इकोनॉमी। और कल जब उन्होंने वापस से देश को एड्रेस किया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने, तो उन्होंने नए सेट ऑफ प्रोग्राम्स अनाउंस किए जिसका ओवरऑल बजट है लगभग ₹3.1 लाख करोड़। तो इतना कैपिटल इन्फ्यूजन किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द इनिशिएटिव्स अनाउंस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर इन हर एड्रेस टू द नेशन येस्टरडे। तो कल का जो उनका अनाउंसमेंट था उसको जरा सा डिटेल में समझते हैं। सो सम ऑफ द मेजर अनाउंसमेंट्स मेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, there will be about ₹5,000 crore special credit facility for street vendors. There will be increased demand for MG नरेगा, और उसके लिए लगभग 10,000 करोड़ ऑलरेडी स्पेंड किया जा चुका है ड्यूरिंग द लॉकडाउन। एक बात आपको पता होगी कि जब से ये लॉकडाउन चल रहा है हमारे देश में, तब से भारत सरकार ने MG नरेगा के तहत काम को बढ़ा दिया है ताकि लोगों के पास एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। और वैसा ही बताया निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने कहा है कि पिछले 43 डेज़ में 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं अंडर MG नरेगा। तो इससे पता चलता है कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज किया गया है टू द पुअर पीपल इन लास्ट 43 डेज ड्यूरिंग द लॉकडाउन। उसके अलावा देयर विल बी अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम फॉर मिडिल क्लास एंड दैट प्रोग्राम विल बी एक्सटेंडेड टिल मार्च 2021, जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। Free food grain supply to all migrants and non-card holders for next 2 months. About ₹2 lakh crore concessional credit for 2.5 crore farmers. And One Nation One Ration Card will ensure 100% national portability of a PDS system by March 2021.
and there will be rupees 30,000 crore additional funding through NABARD for farmers. So these are some major initiatives that have been announced by Finance Minister in her address to the nation yesterday. इनमें से जो इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं उनको ज़रा सा डिटेल में कवर करते हैं. तो इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू फार्मर्स को सबसे पहले देखते हैं. कंसेशनल क्रेडिट टू फार्मर्स, इसका सरल शब्दों में मतलब है कि फार्मर्स को सस्ते रेट पे, सस्ते इंटरेस्ट रेट पे आगे लोन दिया जाएगा और इसके लिए ओवरऑल लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड रुपीज़ 2 लाख करोड़ कंसेशनल क्रेडिट बूस्ट फॉर फार्मर्स एंड दिस विल बेनिफिट अबाउट 2.5 करोड़ फार्मर्स एंड द क्रेडिट विल बी गिवन थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड. तो आप सबको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, जिसके अंतर्गत इंडिया के सारे किसानों का एक क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा. ये स्कीम 1989 में ही अनाउंस किया गया था और धीरे धीरे अलग अलग स्टेट में किसानों को इसके अंडर कवर किया जा रहा है, जिसमें किसानों को एक स्पेशल टाइप का क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा जिसका नाम होगा किसान क्रेडिट कार्ड. और किसान अपने ज़रूरत के हिसाब से लोन ले सकते हैं और उनके अकाउंट में वो लोन अमाउंट चला जाएगा और वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ दिस क्रेडिट कार्ड. और जितना पैसा वो विड्रॉ करेंगे उस पर इंटरेस्ट लगता जाएगा और इंटरेस्ट भी काफ़ी नॉमिनल लगता है. और किसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से हार्वेस्ट से पहले या सोइंग सीजन से पहले अपने ज़रूरतों के हिसाब से पैसा निकालते हैं और उतने ही पैसे पे इंटरेस्ट लगता है, ना कि पूरा अमाउंट जो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है उस पर. तो जितना वो निकालते जाते हैं उस पर इंटरेस्ट लगता है. दिस इज़ किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम. ये काफ़ी पहले से चल रहा है और अब इस किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को कवर किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्रेडिट देने की कोशिश की जाएगी, मतलब लोन देने की कोशिश की जाएगी, वो भी सस्ते दामों पे अंडर दिस न्यू अनाउंसमेंट बाय फाइनेंस मिनिस्टर. उसके अलावा फॉर माइग्रेंट वर्कर्स देयर हैज़ बीन अनाउंसमेंट. आप सबको पता है कि माइग्रेंट वर्कर्स को इस लॉकडाउन के कारण काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ी है. तो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए एक स्पेशल इनिशिएटिव स्टार्ट किया है भारत सरकार ने. वो सारे माइग्रेंट वर्कर्स जो किसी ना किसी कारण से ना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का फ़ायदा उठा पा रहे हैं, ना ही स्टेट कार्ड के अंदर अपना वो पीडीएस का फ़ायदा उठा पा रहे हैं, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से भी जाकर के उनको सस्ते दामों पे अगर राशन नहीं मिल पा रहा है या नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर भी नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि वो उनका कार्ड किसी एक स्टेट में है जबकि वो रहे दूसरे स्टेट में रहे, ऐसे कई सारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं और इस कारण से वो इस सारे भारत सरकार की स्कीम्स का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं. तो वैसे माइग्रेंट वर्कर्स के लिए भारत सरकार ने एक नई इनिशिएटिव स्टार्ट की है जिसमें हर एक माइग्रेंट वर्कर फैमिली को 5 किलोग्राम ऑफ ईच व्हीट एज वेल एज राइस प्लस 1 किलोग्राम ऑफ चना दिया जाएगा फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स. तो हर एक परिवार को, जो इस तरह के माइग्रेंट परिवार हैं जो दूसरे स्टेट में जाकर के रह रहे हैं जिस कारण से वहाँ के वो पीडीएस शॉप से अपना राशन नहीं उठा पा रहे हैं, उनको 5 किलोग्राम राइस, 5 किलोग्राम व्हीट और 1 किलोग्राम चना दिया जाएगा आने वाले 2 महीनों तक. और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना और उम्मीद की जा रही है कि लगभग 8 करोड़ माइग्रेंट लोग, वर्कर्स इसका फ़ायदा उठाएंगे. नेक्स्ट इज़ अबाउट स्ट्रीट वेंडर्स एंड स्मॉल बिजनेस ओनर्स. तो इस तरह के कई सारे रेरी वाले, पटरी वाले जो अपना सामान इस तरह से बेचते हैं, जिनको हम स्ट्रीट वेंडर्स भी कहते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा सेटबैक पड़ा है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन. तो उनके इकोनॉमिक कंडीशन को रिवाइव करने के लिए और इस तरह के बिजनेसेस को रिवाइव करने के लिए भी भारत सरकार इनिशिएटिव लेकर के आई है जिसमें दे विल बी गिवन ईजी एक्सेस टू लोन और क्रेडिट फॉर स्ट्रीट वेंडर्स. लगभग हर इस तरह के स्ट्रीट वेंडर को अलाउ किया गया है कि वो 10,000 रुपये तक का लोन ले सके काफ़ी सस्ते इंटरेस्ट रेट पे. और इस इनिशिएटिव के लिए भारत सरकार ने 5,000 करोड़ का स्पेशल फंड बनाया है. और वेंडर्स को इस स्कीम के अंदर ये भी इंसेंटिवाइज़ किया जाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट मोड का इस्तेमाल करें, जैसे गूगल पे या पेटीएम, ताकि कॉन्टैक्टलेस ट्रांसफ़र, कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके, विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ कोविड-19. तो ये इनिशिएटिव लिया गया है फॉर स्ट्रीट वेंडर्स. उसके अलावा स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए भी इनिशिएटिव लिया गया. कई सारे इस तरह के बिजनेस ओनर्स हैं जिनकी छोटी दुकानें होती हैं, उनको भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ कोविड-19. तो उनके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है.
उनको 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा अंडर मुद्रा शिशु लोन अप टू ₹50,000। तो सबसे पहले इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब समझो। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब है कि जो भी नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है बैंक का, उससे आपको कम इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो व्हेन वी से दैट 2% इंटरेस्ट सबवेंशन, मतलब इन जनरल अगर लोन का इंटरेस्ट रेट है 8%, तो इस स्कीम के अंदर आने वाले सारे बेनिफिशियरीज को चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट रेट 6%, यानी कि 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा। वो 2% का बर्डन भारत सरकार बियर करेगी। तो मुद्रा लोन देखो पहले से हमारे देश में चल रहा है। मुद्रा स्कीम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जिसमें भारत सरकार ज़्यादा से ज़्यादा नए बिजनेसेस को ओपन करने के लिए या एक्सपैंड करने के लिए लोन ट्रांसफ़र कराना चाहती है, और उसके लिए उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। जो सबसे छोटा वाला होता है उसको कहते हैं शिशु लोन, और शिशु लोन लगभग 50,000 रुपये तक का दिया जाता है फॉर न्यू बिजनेसेस, न्यू स्टार्टअप्स। उसके ऊपर होता है किशोर लोन, दैट इज़ फ्रॉम ₹50,000 to 5 लाख, दैट इज़ फॉर एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसेस दैट आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। तो आपका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है और आपको अभी और लोन चाहिए अपने किसी काम के लिए, तो आपको किशोर लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके ऊपर होता है तरुण लोन। तरुण लोन कैन बी फ्रॉम ₹5 लाख to 10 लाख, एंड दैट इज़ फॉर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हु वांट टू एक्सपैंड देयर बिजनेस, उनको मिलता है तरुण लोन। तो भारत सरकार ने शिशु लोन अनाउंस किया है, उसमें एक स्पेशल इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। देखो शिशु लोन में ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम लगता था, 6% का लगता था। अब उसमें 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन अनाउंस कर दिया भारत सरकार ने, यानी कि अब आपको 2% कम इंटरेस्ट रेट पे करना है अंडर शिशु लोन। तो शिशु लोन में, मुद्रा शिशु लोन में इंटरेस्ट सबवेंशन अनाउंस करके भारत सरकार कोशिश कर रही है कि बहुत सारे लोग अपना वापस से छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करें, छोटी दुकानें खोलें, कोई साइकिल पंचर की दुकान खोले ये शिशु लोन लेकर के, ताकि इंडियन इकोनॉमी वापस से धीरे धीरे अपने ट्रैक पे आ जाए। और इसके लिए भारत सरकार ने अलग से फंड बनाया है ऑफ ₹1,500 करोड़। The next article is taken from international segment. It is about Vijay Mallya to be extradited to India, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. सो सबसे पहले इस आर्टिकल का बैकग्राउंड समझते हैं। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म एक्स्ट्राडाइशन। तो एक्स्ट्राडाइशन प्रोसेस इनेबल्स गवर्नमेंट टू ब्रिंग द फ्यूजिटिव्स अब्रॉड टू जस्टिस। मान लो ये एक कंट्री है, मान लो ये कंट्री है नॉर्वे, और ये क्रिमिनल है फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव वो इंसान होता है जो किसी एक देश में क्राइम करके और वो भाग जाता है, भगौरों को कहते हैं फ्यूजिटिव। तो ये क्रिमिनल है जिसने इस नॉर्वे देश में क्राइम करके और भाग गया अमेरिका के अंदर। तो अब एक्स्ट्राडाइशन प्रोसेस का मतलब ये है कि इस क्रिमिनल को एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा वापस नॉर्वे के अंदर, ताकि नॉर्वे के अंदर इसके ऊपर केस चलाया जा सके और इसको वापस इसको पनिशमेंट दिया जा सके अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर। इसको कहते हैं एक्स्ट्राडाइशन प्रोसेस। Extradition is the formal process of one state surrendering an individual to another state for prosecution or punishment for crimes committed in for requesting country's jurisdiction. But for extradition between the two countries, there must have extradition treaty amongst them in advance. तो अगर ये क्रिमिनल एक कंट्री में क्राइम करके दूसरे कंट्री में भागा है, तो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक स्पेशल तरह का अग्रीमेंट ज़रूर होना चाहिए जिसको एक्स्ट्राडाइशन ट्रीटी कहते हैं। तभी जाकर के जो दूसरी कंट्री है दैट विल बी ऑब्लाइज टू कैप्चर दिस क्रिमिनल एंड सेंड बैक टू द रिक्वेस्टिंग कंट्री। इसके लिए पहले से इन दोनों देशों के बीच में ट्रीटी होनी चाहिए, दैट इज़ नोन एज एक्स्ट्राडाइशन ट्रीटी। इट इज़ अ काइंड ऑफ अग्रीमेंट ऑन और एन अरेंजमेंट बिटवीन टू कंट्रीज विथ अ फॉरेन स्टेट relating to the extradition of fugitive criminals. अब न्यूज़ समझते हैं ये करंट न्यूज़ है क्या। विजय माल्या, आप सबको पता होगा, इज एन इंडियन बिजनेसमैन हु एस्केप्ड टू यूके आफ्टर कमिटिंग अ बैंक फ्रॉड इन इंडिया। कई सारे बैंक्स के साथ इन्होंने फ्रॉड किया, जैसे कि IDBI, उसके अलावा यूनाइटेड बैंक, इनके पैसे का फ्रॉड किया इन्होंने वापस से। उसके बाद ही एस्केप्ड द लॉ ऑफ द लैंड ऑफ आवर कंट्री इंडिया एंड वेंट टू यूके इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ अ प्रोसिक्यूशन इन इंडिया। तो भारत सरकार ने रिक्वेस्ट किया यूके गवर्नमेंट को कि विजय माल्या को एक्स्ट्राडाइट किया जाए इंडिया के अंदर, ताकि इंडिया के अंदर उनके ऊपर प्रॉपर कानून कार्रवाई की जाए।
तो अब न्यूज़ ये है कि यूके हाई कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है द एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस ऑफ विजय माल्या टू इंडिया। और विजय माल्या ने कोशिश की कि वो सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर कर पाएँ कंप्लेन अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ यूके हाई कोर्ट, लेकिन यूके हाई कोर्ट ने इस तरह के प्ली को भी, इस तरह के रिक्वेस्ट को भी रिजेक्ट कर दिया है। तो सरल शब्दों में इसका मतलब ये है कि नाउ विजय माल्या माइट बी सून एक्स्ट्राडाइटेड टू इंडिया, क्योंकि उनके पास अब कोई भी लीगल एवेन्यू बचा नहीं है इंग्लैंड के अंदर, यूके के अंदर, कि वो अपने आप को वहाँ बचा सके। वहाँ पे उनके सारे लीगल एवेन्यूज़ ख़त्म हो चुके हैं। हाई कोर्ट ने कह दिया है कि उनको इंडिया एक्स्ट्राडाइट किया जाए और वो सुप्रीम कोर्ट में अब जा नहीं सकते। एक बार ज़रा ब्रीफली देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसके साथ इंडिया के एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी ऑलरेडी साइंड है। तो देयर आर 47 कंट्रीज़ विथ विच इंडिया हैज़ ऑलरेडी साइंड एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। आपको 47 के 47 नाम याद नहीं रखने हैं, लेकिन कुछ एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ जिनको शायद से एग्जाम में पूछा जा सके उनका नाम आपको याद रखना है। दे आर US, UAE, UK, कनाडा, जर्मनी, नेपाल, बांग्लादेश, ईरान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, डेनमार्क, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। इनको भी आप बस एक बार देख लेना, पूरा आपको एज इट इज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। The next article is taken from economy segment. It is about digital tax. France to go ahead with digital tax this year. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. जरा ये न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं है क्या। फ्रांस ने डिसाइड किया है कि वो एक नया तरह का टैक्स इंट्रोड्यूस करेगा अपने देश में इस साल, जिसको कहा जाएगा डिजिटल टैक्स। एंड डिजिटल टैक्स विल बी एप्लीकेबल ऑन लार्ज टेक्नोलॉजिकल जायंट्स, डिजिटल कंपनीज लाइक गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेज़न। इस कारण से इसको गाफा टैक्स भी कहते हैं। तो इसका एक कॉमन नाम है, पॉपुलरली लोग इसको गाफा टैक्स भी कहते हैं, उसका टेक्निकल नाम डिजिटल टैक्स है। गाफा इसलिए बोलते हैं बिकॉज गाफा रिप्रेजेंट्स गूगल, एप्पल, फेसबुक एंड अमेज़न। तो ज़रा और डिटेल में समझते हैं कि ये गाफा टैक्स या डिजिटल टैक्स है क्या। अकॉर्डिंग टू दिस न्यू टैक्स प्रपोजल 3% टैक्स विल बी अप्लाइड ऑन टेक्नोलॉजिकल जायंट्स दैट आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड अर्निंग बिग रेवेन्यूज़। तो हमारे देश में देखो, जैसे फेसबुक सर्विस प्रोवाइड करता है, हम सब फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप उसी का एक सब्सिडरी कंपनी है। ट्विटर सर्विस प्रोवाइड करता है। कई सारी इस तरह के डिजिटल कंपनियां सर्विस प्रोवाइड करती हैं और वो बड़ा रेवेन्यू कमाती हैं हमारे देश से। नेचुरल मन में आपके सवाल उठेगा कि हाउ दे अर्न रेवेन्यू, बिकॉज वी नेवर पेड एनी सॉर्ट ऑफ मनी टू फेसबुक वाइल यूजिंग द फेसबुक प्लेटफॉर्म। तो समझते हैं वो फेसबुक या कोई भी इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म पैसा कैसे कमाते हैं। दे अर्न मनी विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो फेसबुक वगैरह पे हर जगह वो दे यूज़ मनी, दे अर्न मनी थ्रू द एडवर्टीजमेंट दैट दे शो ऑन देयर प्लेटफॉर्म। उसके अलावा हमारे डेटास जो भी हम शेयर करते हैं ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, उन डेटास को बेच करके ये कंपनियां बहुत पैसा कमाती हैं। तो इस तरीके से ये बिग रेवेन्यू जनरेट करती हैं और उस पे ये लोग हमारी सरकार को कोई भी टैक्स भी नहीं देते। हमारे देश में कंपनियां जो बिज़नेस करती हैं, जो भी उनका प्रॉफिट होता है उस पर एक वो सर्टेन % वो शेयर करते हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज टैक्स। लेकिन ये कंपनियां, डिजिटल कंपनियां इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती हैं हमारे देश से और उसके बदले में वो कोई एक टैक्स भी नहीं देती। तो ये एक कंसर्न पूरी दुनिया भर में इमर्ज होकर के आ रहा है कि ये कंपनियां इतना बिजनेस करती हैं, दे मस्ट बी पेइंग सम रेवेन्यू टू द डोमेस्टिक गवर्नमेंट जहाँ पे वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो फ्रांस ने इस तरह का टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया जहाँ पे फ्रांस के अंदर फ्रांस के लोगों के द्वारा डिजिटल सर्विसेज जब इस्तेमाल किए जाएंगे और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उस पे 3% का टैक्स भरना होगा बाय दीज टेक्निकल जायंट्स। एंड दिस इज एप्लीकेबल ऑन बिग डिजिटल कंपनीज जिनका ओवरऑल रेवेन्यू इज इन एक्सेस ऑफ 25 मिलियन यूरोज फ्रॉम फ्रांस। एंड विद दिस फ्रांस हैज़ बिकम फर्स्ट कंट्री टू ब्रिंग दिस डिजिटल टैक्स, while ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, इटली, स्पेन आर ऑल्सो कंसिडरिंग सच प्रोविजंस। लेकिन इस पे यूएस ने फ्रांस को धमकी दी है क्योंकि ज़्यादातर जो ये डिजिटल कंपनियां हैं मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू यूएस। तो अगर इस तरह का टैक्स दुनिया भर की कंट्रीज अगर लगाना शुरू कर देंगी
तो अमेरिकन कंपनीज को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। तो अमेरिका ने सबसे पहले फ्रांस को धमकी दी है। उसने कहा है कि अगर फ्रांस इस तरह का टैक्स लेकर के आता है देन यूएस विल इम्पोज 100% इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन द फ्रेंच इम्पोर्ट्स कमिंग टू द यूएस। खासकर फ्रेंच वाइन बहुत ज़्यादा बिकती हैं यूएस के अंदर, शैम्पेन वगैरह, शैम्पेन, बॉर्डियोक्स, तो उनके ऊपर 100% इम्पोर्ट ड्यूटी इम्पोज कर देगा यूएस। ऐसी धमकी दी है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। तो आगे देखते हैं इस पे क्या और डेवलपमेंट होता है, बट फॉर द टाइम बीइंग फ्रांस हैज डिसाइडेड टू गो अहेड विथ द न्यू टैक्स सिस्टम नोन एज डिजिटल टैक्स। इंडिया के अंदर भी एक इस तरह का टैक्स सिस्टम ऑलरेडी एप्लीकेबल है, लेकिन वो पूरी तरह से डिजिटल टैक्स जैसा नहीं है। दैट इज़ इन ए लिमिटेड फ्रेमवर्क। तो ज़रा समझते हैं उस इंडिया के अंदर किस तरह का ये डिजिटल टैक्स लगता है। काइंड ऑफ डिजिटल टैक्स इज़ ऑलरेडी एप्लीकेबल इन इंडिया राइट फ्रॉम 2016, जिसको कहते हैं इक्विलाइजेशन लेवी, और इसका रेट है 6%, एंड इट इज़ एप्लीकेबल ऑन नॉन रेजिडेंट डिजिटल एडवर्टाइजमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक गूगल, फेसबुक, एंड इट इज़ एप्लीकेबल ऑन बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस वर्थ मोर देन 1 लाख। तो इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन मैंने बोला है, मतलब एक कंपनी है, एक बिजनेस कंपनी है पार्ले जी, और एक बिजनेस कंपनी है डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर गूगल। तो इन दोनों ही बिजनेस कंपनीज के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है, पार्ले जी अगर गूगल को रिक्वेस्ट करता है कि आप अपने प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमारा एडवर्टीजमेंट दिखाओ, और अगर उस एडवर्टीजमेंट का वर्थ, कॉस्ट 1 लाख या उससे ज़्यादा है, तो उस पे 6% का टैक्स पार्ले जी को देना होगा भारत सरकार को। यानी कि अगर 1 लाख का ये एडवर्टीजमेंट दिखा रहा है गूगल के प्लेटफॉर्म पे, तो 6,000 भारत सरकार को देना होगा। अगर 2 लाख का दिखा रहा है तो 12,000 भारत सरकार को देना होगा, लाइक वाइज। तो इस तरीके से 2017-18 से ही भारत सरकार ने लाया है ये नया तरह का कॉन्सेप्ट, जिसको हम इक्विलाइजेशन लेवी कहते हैं। आपके मन में नेचुरल सवाल उठेगा कि सर आपने तो कहा कि फ्रांस पहला ऐसा देश है जिसने डिजिटल टैक्स इंट्रोड्यूस किया है, बट इंडिया तो ऑलरेडी 2016-17 में इसको कर चुका है। बट आपको एक अंतर समझना है, इंडिया ने सिर्फ एक तरह के सर्विस पे ये टैक्स इंट्रोड्यूस किया, और वो है एडवर्टीजमेंट सर्विस। कि अगर आप एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं तो आपको टैक्स भरना है, और वो भी उस कंपनी पे जो एडवर्टीजमेंट दिखा रही है। यानी कि इस केस में पार्ले जी के ऊपर टैक्स लगा है कि अगर आप 1 लाख का टैक्स 1 लाख का ऐड दिखा रहे हैं तो आपको 6% टैक्स भरना है। लेकिन जो सिस्टम लेकर के आया है फ्रांस, उसमें ये जो डिजिटल कंपनियां हैं इनके रेवेन्यू के ऊपर टैक्स लगेगा। ये पार्ले जी से टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये कंपनियां जो भी डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हो, चाहे जिस तरह के भी डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हो, डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करके अगर वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो उनके प्रॉफिट पे टैक्स लगाया जाएगा। सो दैट काइंड ऑफ सिस्टम इज़ नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। सो जो हमारा इक्विलाइजेशन लेवी है दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली द डिजिटल टैक्स दैट हैज़ बीन ब्रॉट बाय फ्रांस, बट नेवरदलेस इट इज़ अ काइंड ऑफ टैक्स ऑन डिजिटल सर्विसेज. In our segment query, a segment today, we will try to understand difference between universal basic income and helicopter money. तो there was a request from student side कि आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम और हेलीकॉप्टर मनी के बीच में डिफरेंस समझाओ। सो दोनों के बीच का अंतर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल बेसिक इनकम समझते हैं। इट इज़ द अप्रोच बाय अ गवर्नमेंट टू गारंटी ईच एंड एवरी सिटीजन सम बेसिक मिनिमम इनकम, and this kind of scheme is brought in order to support poor people of the country, and this universal basic income program is run from the money of the taxes of the government. तो इसको ज़रा सा एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ये तो बेसिक डेफिनेशंस हो गए, एक्सप्लेनेशंस हो गए। इट विल बी मोर क्लियर विथ हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। सो यूनिवर्सल बेसिक इनकम के लिए मान लो ये 4 सिटीजन है हमारे देश के, A, B, C, D, और इन सब की इनकम अलग अलग है। मान लो A की इनकम है 1 लाख रुपए पर मंथ, B की है 50,000 रुपये पर मंथ, C की है 75,000 पर मंथ, और D सबसे पुअर है, उसकी इनकम है बस 10,000 रुपये पर मंथ। तो ऑफकोर्स सबके ऊपर टैक्स भी अलग अलग लगेगा। A के ऊपर सबसे ज़्यादा टैक्स लगेगा 20,000 रुपये, मान लो 20% के हिसाब से, B के ऊपर 20% के हिसाब से 10,000 रुपये, C के ऊपर 20% के हिसाब से 15,000 रुपये, और डी एक लिमिट से नीचे है तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे अलग अलग टैक्स स्लैब्स हैं, और जो सबसे नीचे वाला कुछ एक एग्जेम्प्टेड लिमिट होता है, उनको टैक्स नहीं भरना होता। तो मान लो डी को कोई टैक्स नहीं भरना है। अब
फिर भी तो डिफरेंस है ए बी सी डी के बीच में। ए के पास ओवरऑल अभी भी पैसा 80,000 रुपये है, बी के पास अभी भी 40,000 है, सी के पास 60,000 रुपये, जबकि डी के पास बस 10,000 रुपये है। तो देयर इज़ पॉवर्टी, डी सबसे गरीब है। उसके अलावा इनइक्वालिटी है। तो इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए सरकार क्या कर सकती है? वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक कॉन्सेप्ट ला सकती है कि हर एक इंसान को कुछ एक पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। हर एक इंसान को इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टेटस, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, सबके अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये डाल दिए जाए। तो इससे होगा क्या कि ओवरऑल अब ए के अकाउंट में हो जाएंगे 90,000 रुपीज़, क्योंकि 1 लाख रुपए उसकी अर्निंग थी, 20,000 रुपये उसने टैक्स भरा, तो और 10,000 रुपये उसको यूनिवर्सल बेसिक इनकम में आ गए। तो उसके पास आ गए 90,000, बी के पास आ गए 50,000 टोटल, सी के पास आ गए 70,000 और डी के पास हो गए टोटल 20,000। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जो सबसे गरीब था उसको थोड़ा सा रिलेटिवली फ़ायदा हो गया। वो अब इनइक्वालिटी हमारे देश में या इस देश में कम हो गई बिकॉज ऑफ दिस यूनिवर्सल बेसिक इनकम। आपके मन में नेचुरल सवाल उठेगा कि सर सबके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने की क्या ज़रूरत थी, सिर्फ डी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देते। तो इसमें एक चैलेंज है, जब हम सेलेक्टिव बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं तो हमें ये प्रोसेस काफ़ी कम्बरसम हो जाता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हमें गरीब लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है, फिर उनका बैंक अकाउंट खोलना होता है, फिर उस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि इसमें करप्शन हो जाता है, जो गरीब नहीं है वो भी अपना नाम लिखा लेता है और वो भी इस बेनिफिट में आ जाता है। तो इस कारण से काफ़ी ये प्रॉब्लम, ये जो स्टेप है, सिस्टम है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इस कारण से भारत सरकार या कोई भी सरकार अगर उसको यूनिवर्सल बेसिक इनकम करना है तो वो अपने सारे सिटीजन्स के अकाउंट में पैसे डाल देगी। टेक्निकली ए को कोई फ़ायदा हुआ नहीं, टेक्निकली ए ने ज़्यादा टैक्स भरा था, उसमें से कुछ एक पैसा उसको रिटर्न मिल गया, बी ने भी टैक्स भरा, उसमें से उसको कुछ रिटर्न मिल गया, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ डी को बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम, और डी की इनकम बढ़ गई। तो लोगों से टैक्स लो, अमीर लोगों से टैक्स लो और उसके बदले में उनको कुछ एक पैसा उनके अकाउंट में डाल दो। जबकि गरीब लोग तो टैक्स भरते नहीं हैं, लेकिन उनके अकाउंट में कुछ एक पैसा आ जाएगा। तो टेक्निकली द पुअर पीपल विल बी बेनिफिटेड वाइल रिच विल नॉट बी बेनिफिटेड। इट विज जस्ट ए ऑफसेट ऑफ देयर टैक्स अमाउंट। तो इस तरीके से देश में इनइक्वालिटी कम होगी और पॉवर्टी कम होगी। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम। So universal basic income is aimed at reducing poverty and inequality. In this particular case also you could see D was benefited the most. जबकि हेलीकॉप्टर मनी का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। इसमें भी सारे लोगों को पैसा बांटा जाता है, लेकिन पर्पस अलग है। इसमें जब भी कोई देश बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक स्लोडाउन से गुजर रहा हो, जब देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ काफ़ी कम चल रही हो, जैसे अभी का हालत है हमारे देश में, जब लॉकडाउन के बाद एक तरह का रिसेशन आ रखा है, वैसे टाइम में अगर देश के अंदर इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो लोगों के हाथ में पैसा होना चाहिए। तभी तो जो प्रोड्यूसर क्लास है उसके पास पैसा होगा तो वो नया नया बिजनेस सेट करेगा और नए नए इंडस्ट्री सेट करके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा। जबकि जो कंज्यूमर क्लास है उसके पास पैसा होगा तो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेगा और इस तरह से इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो वैसे हालात में कभी कभार जब रिसेशन का टाइम चल रहा होता है तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहते हैं हेलीकॉप्टर मनी, जिसमें सरकारें नोट को, नई करेंसी को प्रिंट करके और लोगों में बांट देती हैं। और कभी कभार तो गरीबों में ना बांट करके अमीर लोगों को बांट देती हैं, बिजनेस हाउसेस को ज़्यादा बांट देती हैं, क्योंकि बिजनेस हाउसेस उस पैसे को ले करके और नई फैक्ट्री लगाएंगे और नई फैक्ट्री की मदद से गरीबों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, जिससे पूरी की पूरी इकोनॉमी रिवाइव होगी। तो ये कॉन्सेप्ट ही अलग है। इसमें भारत कोई भी सरकार करेंसी को प्रिंट करती है और उसका पर्पस होता है कि इकोनॉमिक रिवाइवल किया जाए, इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए आफ्टर रिसेशन। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हेलीकॉप्टर मनी। एक बार दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन हेलीकॉप्टर मनी एंड यूनिवर्सल बेसिक इनकम। सोर्स ऑफ फंड ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज़ द टैक्स इटसेल्फ। अमीर लोगों से टैक्स लेना होता है और सब में यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम चला दी जाती है, सबको पैसा दे दिया जाता है। जबकि सोर्स ऑफ फंड ऑफ हेलीकॉप्टर मनी इज प्रिंटिंग न्यू करेंसी। Purpose of universal basic income is to reduce inequality, remove poverty, while the purpose of helicopter money is to boost economy. और इम्पैक्ट यूनिवर्सल बेसिक इनकम का
इन्फ्लेशन के ऊपर कुछ खास नहीं होगा क्योंकि कोई नया करेंसी प्रिंट नहीं किया गया है। ओवरऑल द वॉल्यूम ऑफ करेंसी इज सेम, बट इम्पैक्ट ऑफ हेलीकॉप्टर मनी विल बी इन फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप करेंसी प्रिंट करके अगर इकोनॉमी के अंदर डालेंगे तो एक रिस्क हमेशा बना रहता है ऑफ इन्फ्लेशन। देर इज़ अनदर क्वेरी ऑल्सो टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लैटरल एंट्री। तो जरा लैटरल एंट्री के कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। लैटरल एंट्री इज डिफाइंड एज अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट मेनली दोज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो कई बार ऐसा होता है कि मान लो कोई बैंकिंग सेक्टर का एक्सपर्ट है जो अब किसी बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर में वो हाई लेवल पे हैं और उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर में, तो कई बार भारत सरकार उनको लेकर के बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसका सेक्रेटरी बना देती है या उसके किसी हायर पोस्ट पे अपॉइंट कर देती है। इसको कहते हैं लैटरल एंट्री, डायरेक्ट एंट्री। नॉर्मली उन सारे पोजीशंस पे पहुंचने के लिए आपको स्टेट लेवल के या सेंट्रल लेवल के यूपीएससी या स्टेट लेवल के सर्विसेज को क्लियर करना होता है और धीरे धीरे आप उस लेवल पे पहुंचते हैं। तो उसके अलावा उस लेवल पे पहुंचने का एक दूसरा जरिया है जिसको कहते हैं लैटरल एंट्री, जहां पे स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर्स कैन बी डायरेक्टली अपॉइंटेड टू हाई गवर्नमेंट पोजीशंस। कई सारे इसके एग्जाम्पल्स रहे हैं पास्ट में भी, जैसे होमी जहांगीर, बाबा साहब, एम.एस. स्वामीनाथन, वी कृष्णमूर्ति, साम पित्रोदा, रघुराम राजन। ये सारे लोग डायरेक्टली भारत सरकार में नहीं थे। जैसे फॉर एग्जांपल रघुराम राजन वाज अ प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, लेकिन फिर भारत सरकार को लगा कि बिकॉज ऑफ हिज एक्सपर्टाइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स उनको आरबीआई का गवर्नर डायरेक्ट अपॉइंट कर दिया भारत सरकार ने। ही वाज नॉट एन आरबीआई ऑफिसर, तो उनको डायरेक्ट अपॉइंट कर दिया। तो इसको कहा जा सकता है लैटरल एंट्री। साम पित्रोदा को राजीव गांधी ने डायरेक्ट अपॉइंट कर दिया एज हेड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन आवर कंट्री इन 1986, ताकि वो देश में टेलीकम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन ला सकें। तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ लैटरल एंट्री। इंडिया के अंदर लैटरल एंट्री का बहुत कम प्रैक्टिस होता है, बहुत रेयरली प्रैक्टिस होता है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे यूएस, ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, वहाँ पे लैटरल एंट्री काफ़ी कॉमन है। वहाँ पे इस तरह से लोग हायर पोस्ट पे नहीं पहुँचते हैं बाई एंटरिंग इनटू अ गवर्नमेंट जॉब एंड देन थ्रू प्रमोशन, ऐसे नहीं पहुँचते। वहाँ पे आप प्राइवेट फील्ड में अगर अच्छा एक्सपर्ट हैं तो आपको सरकार डायरेक्ट अपॉइंट कर सकती है एज सेक्रेटरी इन सम डिफरेंट गवर्नमेंट पोजीशंस। हाल फिलहाल में भारत सरकार ने भी कई सारे लेटरल एंट्रीज किए हैं। For example, Amber Dubey, who is head of aerospace and defense at KPMG, has been now asked to join civil aviation ministry। इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल हैं, एक आधा नाम आप याद करके रखेंगे तो आपको आंसर राइटिंग में मदद मिलेगी। लैटरल एंट्री के अपने कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदा है ऑफ कोर्स एक्सपर्टाइज, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं उनको अलग अलग फील्ड्स का, अपने फील्ड्स में स्पेशलिस्ट एक्सपर्टाइज मिलता है। मान लो बैंकिंग सेक्टर में है वो, तो उनको बैंकिंग का स्पेशल नॉलेज है, तो वो बैंकिंग फील्ड के अगर किसी गवर्नमेंट एजेंसी में उनको हेड की तरह अपॉइंट किया जाएगा तो नेचुरली वो एक अलग नॉलेज लेकर के आएंगे, एक्सपर्टाइज लेकर के आएंगे। दे विल हैव एफिशिएंसी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। और पर्सनल शॉर्टेज वैसे भी हमारी सरकार फेस कर रही है। हमारी सरकार के अंदर ऑलरेडी जो ऑफिसर लेवल्स हैं, ऑफिसर लेवल पे जो ओवरऑल पर्सनल हैं उनके नंबर्स की कमी है, तो लेटरल एंट्री से उस शॉर्टेज को कम किया जा सकता है। उसके अलावा लिबरलाइजेशन पॉलिसी एंड ऑफ सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज के अंदर एक प्रॉब्लम होता है रेड टैपिज्म। जो लोग ऑफिसर्स बनते हैं आईएएस या स्टेट लेवल सर्विसेज से जाते हैं, उनके अंदर एक तरह का अभी भी वो कॉलोनियल माइंडसेट देखा जा सकता है। दे हैव अ डिफरेंट अप्रोच, एलिटिस्ट माइंडसेट, और ये एक प्रॉब्लम अभी भी हमारा देश फेस कर रहा है। उन लोगों का वो एफिशिएंसी नहीं देखा जाता है इन जनरल। तो प्राइवेट सेक्टर वाले बिल्कुल ही नया वर्क कल्चर लेकर के आएंगे और इससे हो सकता है कि सरकार का काम और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए। लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं लैटरल एंट्री के। देयर इज़ अ नीड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, कि आखिर किसी को प्राइवेट सेक्टर से कैसे आप सेक्रेटरी पोस्ट पे अपॉइंट कर रहे हैं, इसका एक सिस्टम होना चाहिए, एक प्रोसीजर होना चाहिए। अदरवाइज इट विल लीड टू करप्शन। हो सकता है कि कोई ब्राइब दे करके हायर पोस्ट पे गवर्नमेंट के अंदर एंटर कर जाए। उसके अलावा देयर विल बी अ चैलेंज ऑफ इशू ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, प्रॉफिट मोटिव वर्सेस पब्लिक सर्विस। कोई एक प्राइवेट सेक्टर में 20 साल 25 सालों से काम कर रहा है और डायरेक्टली आप उसको गवर्नमेंट सेक्टर में अपॉइंट कर देंगे एट हायर पोजीशन, तो नेचुरली उस इंसान का इंक्लिनेशन होगा अपने इंडस्ट्री के तरफ, अपने उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जहां उसने 20-25 साल काम किया है। तो हो सकता है कि कन्फ्लिक्ट से जनरेट हो जाए। आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में अब आप उसको रेगुलेटर बन गए हैं और पहले से आप टाटा मोटर्स के हेड थे,
तो नेचुरली अब आप रेगुलेटर हैं, हो सकता है कि आप जब कोई ऐसी पॉलिसी बना रहे हो तो आप ऐसी पॉलिसी बना दें जिससे आपकी पुरानी कंपनी को फ़ायदा हो जाए. सो दैट कन्फ्लिक्ट इज़ ऑलवेज देयर, दैट इज़ नोन एज इशू ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट मोटिव वर्सेस पब्लिक सर्विस. उसके अलावा इंटरनल रेजिस्टेंस तो हैं ही हैं. जो लोग ऑलरेडी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है या स्टेट लेवल की सर्विसेज क्लियर करके ब्यूरोक्रेट्स बने हैं, वो नहीं चाहते कि लेटरल एंट्री हो, और इस कारण से देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस. कोई भी इस तरह की लेटरल एंट्री होती है तो वो सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाते हैं और इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि वो अपना लॉबी, अपना पावर नहीं खोना चाहते. In our segment 400 most probable topics for upcoming UPSC prelims 2020, today we will cover topic number 321 to 325. Topic number 321 is about remission of duties or taxes on export product, RODTEP scheme. This scheme is designed to reimburse all taxes and duties paid on inputs consumed in exports in sync with WTO norms. Also, by adopting this scheme, Indian exporters will be able to meet international standard for exports as affordable testing and certification will be made available to exporters within country instead of relying on international organization. This scheme will replace the existing merchandise exports from India scheme. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 322 is about mangroves of India. A mangrove is a shrub or small tree that grows in coastal saline or brackish water. Mangroves are salt tolerant trees and they are also known as halophytes and are adapted to life in harsh coastal conditions. Mangroves are found on both eastern as well as western coast of India, and mangroves of Bhitarkanika, that is in Orissa, are second largest after Sundarbans that are in West Bengal. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 323 is about Gandhi Citizenship Education Prize. The Portugal has launched Gandhi Citizenship Education Prize in order to promote Gandhi's ideals. Every year the prize would be inspired by Gandhi's thought and quotes. The first edition of the prize would be dedicated to animal welfare. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 324 is about Operation Clean Art. Operation Clean Art is first pan-India operation to crack down on illegal trade in mangoose hair in the country. Mangoose एक तरह का जानवर होता है और उसके हेयर ट्रेड को इलीगल तरीके से किया जाता है हमारे देश में, और उसके अगेंस्ट ये ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन क्लीन आर्ट बाय वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, विद द सिंगुलर एम ऑफ ensuring that the mangoose hair brush trade should be closed down across the country. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 325 is about Tarun Ramdorai Committee. The Reserve Bank of India has constituted Dr. Tarun Ramdorai Committee to study various facets of household finance in India. Please attempt this question that is based on this topic. This is the answer of question number 316 to 320 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question number 321 to 325 can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be giving answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.